तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 यानी एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3। तो आइए उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे रीलिस्टिंग इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको दोबारा से रिकॉल करना है, समझना है और उनमें और आगे क्या क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें क्लास 9 में पढ़ चुके हैं बच्चों, तो उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स, क्या पढ़ा था? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स का मतलब होता है हिंदी में वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये आपके रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते सॉरी वो नंबर्स जिनको हम क्या करें, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो ये किन से मिलकर बनते हैं? ये आपके इरेशनल नंबर्स प्लस रेशनल नंबर्स, यानी ये इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स को मिला के हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ के चलें। अपरिमेय संख्याएं, और ये परिमेय संख्या। क्योंकि हम इस लेक्चर में इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। तो इनको क्या होता है कि हम कैसे बताते हैं? तो यानी जो दशमलव यानी आपका डेसिमल एक्सपेंशन है, तो वो किस तरीके का होता है? दशमलव में किस तरीके से रिप्रेजेंटेड होती है ये, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखिए, हमने जब डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़े थे दशमलव वाले, तो उसमें आपके 3 टाइप्स थे। एक तो थे टर्मिनेटिंग, ठीक है, कि आपका दशमलव बिल्कुल डेसिमल प्लेसेस बिल्कुल फिनिश हो जाते थे। ठीक है। एक था आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा था लेकिन वो बार बार डेसिमल प्लेसेस आपका रिपीट हो रहा था। एक था उसमें आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। तो उसमें क्या था कि आपका नंबर जो है टर्मिनेट ही नहीं हो रहा था, डेसिमल प्लेसेस टर्मिनेट ही नहीं हो रहे थे और ना रिपीट हो रहे थे। तो किस तरीके से आते थे ये? 0 1 2 3, फिर आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी आपका इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा था। तो ये आपके हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं अनवसानी, क्या बोलते हैं? अनवसानी। और नॉन रिपीटिंग को अनावृत्ति, क्या बोलते हैं? अनावृत्ति। ठीक है। अब सेकंड नंबर इनका ये था कि हम इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यानी पहला नंबर तो आपका ये जो इरेशनल नंबर थे
वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थे। दूसरा नंबर ये था कि वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म P upon Q, we cannot that number in the form of P upon Q, यानी हम इन नंबरों को P upon Q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते थे वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हम इनको क्या है P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। नंबर 3 इनका ये था लोकेटिंग ऑन नंबर लाइन, लोकेटिंग ऑन द नंबर लाइन, यानी आपकी जो संख्या रेखा थी उस पर किस तरीके से प्रदर्शित करते थे। तो जैसे अगर हमें √2 करना है तो हम क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे, ये 0 ये 1, यहाँ से ये 1 हो गया आपका, फिर ये 1 हो गया, फिर इसको मिलाते थे, फिर यहाँ आप प्रकार रखकर इस तरीके से आर्क ड्रॉ करते सेमी सर्किल टाइप का ये ड्रॉ करते थे, फिर यहाँ पर हमारे √2 की वैल्यू बनती, इसी तरीके से करते थे ना। ये आपका है इरेशनल नंबर्स, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं ये, इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इनको हम जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होगा फिर, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी हमारे रूट वाले हैं, क्या जितने भी हमारे रूट वाले हैं, रूट यानी रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो हमारे क्या है इरेशनल नंबर, 2 3 √2 √3 √4 5 √7 √11। अब इनकी हम इरेशनलिटी भी प्रूफ करेंगे, इन सब की हम इरेशनलिटी भी प्रूफ करेंगे किस तरीके से। तो बच्चों हमारे दिमाग में एक बात आती है, तो क्या सभी यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो सभी आपकी इरेशनल नंबर्स होती हैं? तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं उनको भी। तो जैसे आपने कही कि सर सभी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो चेक करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर यानी आपके होल नंबर्स। ठीक है, तो क्या करें, इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर मैंने 5 लिया तो 5 तो √5 रहेगा, लेकिन अगर मैंने 16 ले लिया तो उसके बाद तो इसका रूट आता है ना 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके रूट के अंदर जो पॉजिटिव इंटीजर हैं कुछ वैल्यूज उसमें इरेशनल होंगी। क्या होंगी? इरेशनल। और कुछ रेशनल होंगी। ठीक है बच्चों, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में से आपको क्या मिलेगा, इरेशनल और रेशनल। तो कुछ वैल्यूज उसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जानते हो क्या है, धनात्मक पूर्णांक। हिंदी वाले देखें, धनात्मक पूर्णांक। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला, रिजल्ट हमें क्या मिला कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो कुछ तो उनमें से क्या होते हैं आपके अपरिमेय संख्या होती है और कुछ अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और अगर उनका स्क्वायर रूट लेते हैं तब फिर चेक करते हैं, प्राइम नंबर्स को भी चेक कर लेते हैं। क्या? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम प्राइम नंबर्स लिखते हैं क्या, प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स हमें क्या देंगे, ऑलवेज इरेशनल नंबर देंगे। क्या देंगे? इरेशनल। ठीक है,
और यहां से भी हमें इरेशनल प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, और फिर हम उनको कंपोजिट नंबर्स को भी चेक कर लेते हैं कि कंपोजिट नंबर हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं क्या। कंपोजिट नंबर मतलब अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे, एक से बड़े वो सभी संख्याएं जो अपने अलावा और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, यानी इनके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। तो चेक कर लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर भी हमें क्या है, इरेशनल और रेशनल दोनों देते हैं। क्या देते हैं, इरेशनल कैसे देते हैं वो बता रहे हैं अभी, और रेशनल। इरेशनल कैसे देते हैं, जैसे √2 आपका कंपोजिट नंबर 2 लिया हमने, क्या लिया 2, तो 2 क्या देगा हमें, सॉरी 9 लिया हमने, यहाँ पर क्या लिया 9 क्या देगा हमें, 3 दे देगा, तो रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, आपका 15 ले लिया हमने, तो है तो वो कंपोजिट नंबर, लेकिन अगर उसके फैक्टर करेंगे तो उसका इसका रूट तो आएगा नहीं, तो √15 लिखेंगे, तो वो क्या दे रहा है हमें, इरेशनल नंबर। और आपके इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, ये भी आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है, ये 3.14 पे डॉट डॉट करके आगे भी बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो ये पाई भी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जो हम यूज कर लेते हैं उसको, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये पाई भी हमारा किस में आता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स में। और एक्सपोनेंटल फंक्शंस जो होते हैं ई, अगर इसको भी देखेंगे तो ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं बच्चों, कि हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वहां से भी हमें इरेशनल नंबर्स मिलते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो तो हमें इरेशनल देते ही देते हैं, और कंपोजिट नंबर जो हैं वो आपको इरेशनल और रेशनल दोनों देते हैं, तो वहां से भी हमें इरेशनल नंबर्स मिलते हैं। और आपकी जो पाई है वो भी इरेशनल नंबर्स होती है, और ई है वो भी आपकी इरेशनल नंबर्स होती है। ठीक है, तो और आपके किस टाइप के नंबर्स और इरेशनल होते हैं, जैसे कि हम 2 इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तब भी हमें इरेशनल मिलेगा, मल्टीप्लाई करें तो √6 आ गया, तो ये देख लेना दोनों इरेशनल होना चाहिए। अगर हम √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो ये तो हमें 2 दे देगा, लेकिन ये इरेशनल नहीं है, ये क्या बन गया हमारा, रेशनल बन गया। ठीक है, √2 + 1 यानी हम रेशनल प्लस इरेशनल करें तब भी हमें क्या देगा, इरेशनल, क्या देगा, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें इनको, और ये तो मैं पहले बता चुका हूं, डिवाइड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं तब भी हमें इरेशनल देगा, डिवाइड कर दें तब भी हमें इरेशनल देगा। तो ये फॉर्मेट भी हमें याद रखने पड़ेंगे कि ये आपको कब कब इरेशनल देगा, कब कब रेशनल देगा। ठीक है, तो एक बार फाइनल कंक्लूजन और दे देते हैं बच्चों कि आपके इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इनको हमको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं हमने, और इनको नंबर लाइन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी रूट्स वाले हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, वो हमने चेक किया कि पॉजिटिव इंटीजर्स में से भी हमें इरेशनल और रेशनल मिलते हैं, तो कुछ पॉजिटिव इंटीजर आपके इरेशनल होते हैं। ठीक, प्राइम नंबर्स आपके पूरे इरेशनल होते हैं, कंपोजिट नंबर आपके इरेशनल प्लस रेशनल दोनों देते हैं कंपोजिट नंबर भी, और पाई और ई ये भी आपके इरेशनल है। इरेशनल नंबर्स का मतलब जानते हो, अपरिमेय संख्या। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लें इस चीज को कि इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या है। तो अब हम इसके बाद में आपको √2 की इरेशनलिटी प्रूफ करना बताएंगे, √2 की। तो उससे पहले एक थ्योरम भी देखेंगे। तो बच्चों, अब है टू प्रूव √2 इज ए इरेशनल नंबर,
यानी हमें √2 को अपरमेय संख्या सिद्ध करना है, और उसको अपरमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हम एक थ्योरम पढ़ते हैं। वो थ्योरम क्या है? लेट p बी ए प्राइम नंबर, यानी p आपका एक अभाज्य संख्या है, एंड a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर कंपोजिट, यानी आपका a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, भाज्य संख्या। कैसी भाज्य संख्या? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a, यानी आपका p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी हमारा जो a है वो क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या है। तो अगर हम a के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे। तो प्रूफ देखिए इसका। तो जैसे अगर हमारी a वहां लिखी हुई है a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी a हमारी कोई धनात्मक भाज्य संख्या है, तो उसके हम फैक्टर भी कर सकते हैं। तो फैक्टर हमने क्या किए? a इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू आगे तक जितने भी होंगे। फिर हमने स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर इक्वल टू p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर डॉट डॉट। अब इट इज गिवन दैट, यानी यह दिया हुआ है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी p जो है आपका a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब वो p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देयरफॉर फॉर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो जो अरिथमेटिक यानी अंकगणित की आपकी जो आधारभूत प्रमेय है उससे उसके फैक्टर करेंगे। हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर इसमें डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि p उसमें कहीं ना कहीं फैक्टर होगा, उसका p उसमें कहीं ना कहीं फैक्टर होगा। जैसे कि वो आपसे कहते हैं कि a इज इक्वल टू 6 है बच्चों, और p इज इक्वल टू 2 है, p इज इक्वल टू 2 है। तो अगर हमने a का स्क्वायर किया तो क्या हुआ? 36। तो अब यही तो कह रहा है, इट इज गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि आपका ये 2 है इस 36 को डिवाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर हम a स्क्वायर के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये जो है इसके प्राइम फैक्टर्स में प्रेजेंट है ना। और ये प्राइम फैक्टर हमने किससे किए हैं? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ही तो है कि किसी भी आपके कंपोजिट नंबर को हम किस में? प्राइम फैक्टर्स में डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो वो लिख दिए। तो ये मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर होगा तभी काटेगा, यानी p जो है आपका कहीं ना कहीं आया कि नहीं आया? देखिए तभी तो उसका काट रहा है। या फिर हम इसको ऐसे भी शॉर्ट में देखते हैं कि लेट p इज इक्वल टू डिवाइड्स a स्क्वायर, p मस्ट बी 1 ऑफ p1 p2 p3 और p डिवाइड्स a, यानी आपका p यहाँ कहीं ना कहीं आया होगा, p1 p2 p3 में से कोई ना कोई जगह पर p होगा, तभी तो वो उसको काट रहा है। एक बार दोबारा से समझिए कि आपका ये दिया हुआ है कि कोई नंबर है कंपोजिट नंबर पॉजिटिव इंटीजर, और उस a और उसको वो जो है p से डिवाइड है, यानी p उसको कंप्लीट काट रहा है। अब p कंप्लीट कब काटेगा? जब आप एक स्क्वायर के फैक्टर करेंगे तो उन फैक्टरों में वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए, यानी उनके अंदर आना चाहिए, तभी तो काटेगा। तो वो थ्योरम यही कह रही है। ठीक है, तो इस थ्योरम का हम यूज करेंगे इनको इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो मेथड है इरेशनैलिटी मेथड यूज किया जाता है, तो वो किस तरीके का है? वो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन विरोधाभास के तरीके से हम क्या इसको प्रूफ करते हैं? किसके द्वारा? विरोधाभास। यानी विरोधाभास का मतलब ये होता है कि किसी भी बात को सही मान, यानी गलत बात को सही मान के फिर उसको प्रूव करना, फिर वो बाद में हमारा रिजल्ट वही निकल के आए। तो कैसे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? रॉन्ग, यानी कोई गलत बात होती है उसको सही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सही, कि भाई ये बात सही है।
यानी किसी बात का विपरीत मानते हैं हम, क्या करते हैं, किसी बात का विपरीत मान लेते हैं, राइट अज्यूम मान लेते हैं। फिर हम मैथमेटिकली कुछ फंक्शन उसमें ऑपरेशंस करते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं उसमें, तो वो हमारा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग आ जाता है। क्या आ जाता है, रॉन्ग। और वो रॉन्ग क्यों आता है, वो रॉन्ग इसलिए आता है कि वो हमारा हमने जो माना था वो गलत चीज मान ली। अब वो गलत चीज मान ली तो फिर क्या होता है कि जो हमने गलत मानी थी वो चीज सही होती है। यानी वो चीज सही नहीं जो हमने मानी है, वो चीज सही नहीं, जो गलत को हमने सही माना, तो जो गलत था वो चीज आपकी सही हो जाती है। यानी जैसे अगर हम क्या करेंगे कि जैसे √2 को प्रूफ करना है अपर में संख्या, तो हम क्या मानेंगे, उसको पर में मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पर में मान लेंगे। यानी हमने उसका उल्टा मान लिया, माना कि नहीं माना, रॉन्ग को सही मान लिया। यानी गलत चीज थी उसको पर में मान लिया। √2 है पर में, उसको मान क्या लिया हमने, पर में, उल्टा माना, गलत माना, और गलत को हम सही बता रहे हैं। और फिर उसको सिद्ध करने लग गए, प्रूफ करने लग गए। और बाद में जब मैथमेटिकल स्टेटमेंट बीच में हमें मालूम पड़ा कि हमारा तो ये बात ही गलत है कि हम इसको पर में मान रहे हैं, और वो पर में हम हमारा किसकी वजह से आया, यानी पर में मान रहे थे तो वो अपर में आ रही है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, हमारे गलत अंजम्पशन की वजह से, यानी गलत अवधारणा की वजह से। जब गलत अवधारणा की वजह से आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी पहले जो अवधारणा थी, यानी आपके क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखा था वो हमारा सही माना जाता है। ठीक है, अभी हम √2 का आपको बताते हैं, तो जब तक बच्चों ये नोट कीजिए। ये हाँ एक चीज और, ये आपका प्रूफ इंपोर्टेंट नहीं है, आपको ये थ्योरम बीच में यूज होगी, इसलिए आपको बताइए, बस इसको याद रखना कि आप अगर p कोई प्राइम नंबर है और a आपका कोई कंपोजिट पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो a² यानी a का स्क्वायर करेंगे तो p उसको डिवाइड करेगा, और अगर वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, कौन, p। और वो डिवाइड क्यों कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके a² के प्राइम फैक्टर्स में p प्रेजेंट है, इसलिए p उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नोट कीजिए। तो बच्चों अब हम √2 इज इरेशनल प्रूफ करते हैं, और ये मेथड कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे, और ये मेथड इसीलिए यहाँ लिखा रहने दिया, अभी देखते हैं। ठीक है, लेट √2 इज रेशनल नंबर, यानी हमने क्या कहा कि रॉन्ग को राइट मानते हैं। उसने कहा है कि √2 इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हमने इसका गलत क्या लिया, रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या, तो उसको हमने राइट मान लिया कि √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, फिर ये आपका मैथमेटिकली स्टेटमेंट चल रहा है यहाँ तक, ये पूरा मैथमेटिकली स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि √2 इज ए p/q, रेशनल नंबर जो होता है आपका p/q के फॉर्मेट में होता है। तो √2 अगर हमने रेशनल नंबर माना है तो उसको p/q के इक्वल में रख देंगे। तो हमने p/q के इक्वल रख दिया, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो जहां पर आपके p और q क्या है, p और q आपके पूर्णांक हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं, तो हिंदी वाले भी डिटेक्ट करके चलें, समझ के चलें। ठीक है, let p and q are some common factors, so by cancelling them we will get a/b where a and b co-primes। तो और जो p और q हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर है, उनको कैंसिल करने के बाद में हमें a/b मिलता है। और वो कैसे, सहवाच्य, यानी मान लीजिए आपका p = 15 है और q = 6 है। ठीक है, तो अगर हम p/q निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 15/6, यानी इनके फैक्टर्स करेंगे तो ये आएंगे आपके जो कॉमन फैक्टर, उनको कैंसिल आउट कर दिया तो क्या आया, 5/3। यही तो लिखा है, लेट p एंड q आर सम कॉमन फैक्टर, p 15 लिया, q 6 लिया, बाय कैंसिलिंग देम वी विल गेट, यानी उनके जो कॉमन फैक्टर उनको कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया हमने, वेयर a एंड b को-प्राइम्स, यानी यहाँ पर ये हमारे यहाँ क्या है, a/b तो आएंगे, तो ये कैसे आपके को-प्राइम्स है, क्या है, को-प्राइम्स। तो अब हम क्या करेंगे, √2 को हमने p/q माना था, अब हम √2 की जगह पर क्या लिख देंगे, a/b लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, a/b लिख देंगे। कैसे लिखा हमने बता दिया कि हमारे p और q जो है आपके
कैसे हैं, इंटीजर हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉमन फैक्टर भी हैं। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और उनमें क्या है, कोई कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद में हमें ए अपॉन बी मिला। ए और बी कैसे हमारे को प्राइम्स, सहअभाज्य। कैसे हैं, सहअभाज्य। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं, ए √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, √2a। इक्वेशन फर्स्ट डाल दी हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ का हमें वर्ग किया। वर्ग करने पर बी स्क्वायर आपका आएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 2 अपॉन में जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ आपका 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड। तो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी कि अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। जैसे p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो p आपका a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ p क्या काम कर रहा है हमारा, 2। तो 2 डिवाइड्स a। अब जो आपका 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा, तो a/2 लिखेंगे हम उसको। अब वो a/2 था, उसको हमने c मान लिया। क्या मान लिया, c। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू देखें तो a बराबर 2c आएगा। क्या आएगा, a बराबर 2c। और बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। क्या, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। पुट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी a स्क्वायर का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये नहीं है, ये है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए यहाँ पर। तो जैसे ही हमने यहाँ वैल्यू पुट की तो 2b स्क्वायर बराबर 4c, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, c स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2, b स्क्वायर अपॉन 2 निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 2 जो है 2 डिवाइड्स क्या, बी स्क्वायर। 2 आपका बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और क्या करेगा, फिर इसी से क्या करेगा, 2 डिवाइड्स बी। यानी जब 2 जो है आपका बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या कर रहा है, 2 को भी तो डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आपका 2 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है। 2 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। यानी 2 जो है आपका ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। दोनों को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब कि दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी के में ये लीस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो ए और बी 2 जो है ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 is a कॉमन फैक्टर। यानी इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि ए और बी में 2 एक कॉमन फैक्टर है। क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर है। क्या हो गया हमारा, ये कॉमन फैक्टर आ गया। तो जब ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया तो जबकि हमने क्या माना था कि हमारी ए और बी तो कैसी है, को प्राइम्स है, बट ए एंड बी आर को प्राइम्स। तो
को प्राइम से तो हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट आ गया कि नहीं आ गया, यानी हमें यहां से क्या मिला, विरोधाभास मिल गया। विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त हुए, यानी वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्ट, यानी हमें क्या मिला, यहां से एक विरोधाभास मिल गया। और ये विरोधाभास क्यों मिला हमें, अवर रॉन्ग assumption, यानी हमारी गलत अवधारणा के कारण, हमारी गलत अवधारणा के कारण, अवर रॉन्ग assumption, यानी हमारी गलत अवधारणा के कारण। अब हम इसमें आ गए, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption, यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। यहाँ हमें क्या मिला कि आपकी हमने स्टार्टिंग में ली थी कि ए और बी आपकी को प्राइम से सहभाज्य हैं, लेकिन हमें मिला कि वो दोनों तो उनका एक कॉमन फैक्टर 2 है, तो कॉमन फैक्टर 2 है तो वो सहभाज्य तो नहीं रही, सहभाज्य तो नहीं रही ना, को सहभाज्य नहीं रही, तो हमें क्या मिला, ये विरोधाभास मिला। ये विरोधाभास किसके कारण मिला हमें, हमारी गलत अवधारणा के कारण, गलत अवधारणा के कारण मिला। अतः हम क्या बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे, सो देयरफॉर, यानी इसलिए क्या हुआ हमारा, √2 इज ए इरेशनल नंबर, √2 इज ए इरेशनल नंबर। यानी आपका √2 जो है एक अपरिमेय संख्या हुआ। एक बार फिर दोबारा से पुनः देख लीजिए, जो समझने का प्रयास कीजिए। अभी मैं हिंदी में बता रहा हूं कि देखिए, हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा विरोधाभास का जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग, कि जो कहा था हमने गलत मान लिया, उसको गलत मान लिया, मतलब उसका उल्टा मान के चले। तो माना हमने √2 एक आपका परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या। और परमेय संख्या है तो वही वो P/Q के फॉर्मेट में तो लिखी जाएगी, P/Q के फॉर्मेट में लिखी जाएगी। तो √2 को हमने क्या लिख दिया, P/Q, जहां पर आपके P और Q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक। अब देखा हमने कि P और Q में कुछ कॉमन फैक्टर है, यानी वेनेस्ट गुणनखंड भी है, वेनेस्ट गुणनखंड भी है। जैसे अभी बताया था, P = हमने 15 लिया, Q = 6 लिया, और उनको फैक्टर्स करने के बाद में कॉमन फैक्टर थे उनको कैंसिल कर दिया और A/B मिल गया। यानी P/Q निकालने के बाद में हमें मिला, कॉमन फैक्टरों को कैंसिल करने के बाद में हमें मिला A/B। क्या मिला, A/B, यानी √2 को फिर हम किसके बराबर लिख देंगे, A/B के। तो B√2 = A, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। तो क्या आएगा, 2B² = A²। तो यहां से अगर B² निकालें तो B² = A²/2। इसका मतलब क्या है कि 2 जो A² को डिवाइड कर रहा है। अब अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर P A² को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा। तो अभी देखिए, P जो है A² को डिवाइड कर रहा है, यानी 2 A² को डिवाइड कर रहा है, भाग दे रहा है, तो जो 2 है आपका A में भी डिवाइड करेगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या आई हमारी, C। A = क्या निकल के आएगा हमारा, 2C। A² क्या निकलेगा, 4C²। इस वैल्यू को हम 1 में रख दें, समीकरण 1 में रख देंगे। तो A की जगह पर क्या है आपका, 4C², ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो B² क्या है, 2C²। और B² हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, वो C² निकालेंगे तो B²/2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि B² को 2 डिवाइड कर रहा है, B² को 2 डिवाइड कर रहा है। अब 2 जो B² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 एक B को भी तो डिवाइड करेगा। अभी थ्योरम पढ़ी थी हमने उसके अकॉर्डिंग। अब हमने यहाँ से क्या देखा रिजल्ट, कि आपका जो 2 था वो A को भी डिवाइड कर रहा था, B को भी डिवाइड कर रहा था। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि A और B जो हमारे को प्राइम्स थे, सहभाज्य थे। अब लेकिन इनमें तो एक कॉमन फैक्टर मिल गया। कॉमन फैक्टर मतलब वो वेनेस्ट
गुणनखंड मिल गया, क्या मिला 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो सोचा था वो गलत सोचा था, यानी जो हमने माना था वो गलत था। ठीक, इससे मतलब क्या हुआ कि हमें जो रिजल्ट मिला, इट मीन्स दैट ए एंड बी हैव लीस्ट टू इज ए कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर बट ए एंड बी आर को-प्राइम्स। ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन मिला, विरोधाभास मिला। तो हमारा ये जो विरोधाभास था वो क्यों हुआ? अब रॉन्ग एजम्पशन, यानी हमारी गलत अवधारणा के कारण। अब गलत अवधारणा के कारण हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। अगर आपको इसी तरीके से इस लैंग्वेज में लिखना है तो आप क्वेश्चंस को और भी कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। तो उसके क्वेश्चंस करने से पहले कुछ आपको टिप्स देते हैं कि अगर आपके सामने, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि ये जो वीडियो है यानी जो भी लेक्चर है आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो थोड़ा लैंग्वेज का कॉम्प्रोमाइज़ करना है इसमें। मैं वर्ड्स को बता दूंगा, हो सकता है पूरा इंग्लिश में बताऊं या हो सकता है पूरा हिंदी में बताऊं, लेकिन मैं उनको मतलब बताता रहूँगा। हिंदी में होगा तो इंग्लिश में भी बताऊँगा, इंग्लिश में होगा तो हिंदी में भी बताऊँगा। ठीक है, तो जैसा भी है आप देखना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जैसे अगर हमारी 2 परमेय संख्याएं हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं, परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या इज इक्वल टू हमें अपरमेय संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या को क्या बोलते हैं हम? इर्रेशनल नंबर। यानी आपको इर्रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो उनके लिए हम बता रहे हैं पहले से। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे यानी घटाएंगे तब भी हमें यही मिलेंगे। तो इसलिए मैंने प्लस और माइनस दोनों साइन लगा दिए। ठीक है, जैसे आप √3 प्लस √5, अगर हम इसको आगे चेक करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर इसका सब्ट्रैक्शन भी करें यानी घटाव करके भी अगर हम इसको चेक करें तब भी ये आपको क्या मिलेगा? इसका सब्ट्रैक्शन ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, और अगर हम क्या करें कि अपरमेय संख्या का मल्टीप्लाई अपरमेय संख्या में ही करें तब भी हमें क्या मिलेगा? अपरमेय संख्या। ठीक है, अपरमेय बता दिए बच्चों क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। तो ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी अपरमेय संख्या ही मिलता है। लेकिन कुछ केसेस में ये होता है कि दोनों अपरमेय संख्या सेम होती है तो मैं अपरमेय संख्या नहीं मिलती। जैसे कि अगर आपकी √3 ये भी अपरमेय संख्या है और √3 ये भी अपरमेय संख्या है, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? √9, और √9 का स्क्वायर रूट आता है तो कितना आएगा? 3। तो ये क्या 3 अपरमेय संख्या थोड़ी है, क्या है? ये परमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपका डिवाइड में भी होता है कि अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड आ जाए तब भी आपको क्या मिलेगा? अपरमेय संख्या ही मिलेगी। यानी इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे इसके। √3/5 या फिर होगा 5√3। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज और, अभी मैंने आपको परमेय प्लस अपरमेय दिखाया। अगर हमारे सामने परमेय
परमेय संख्या भी अगर प्लस माइनस अपरमेय संख्या दिया हुआ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये √5 लेना था और यहाँ पर भी 5 ले लिया, ठीक है। चलिए परमेय संख्या प्लस माइनस अपरमेय संख्या भी करते हैं तो अभी हमें क्या मिलेगी, अपरमेय संख्या। क्या मिलेगी बच्चों, अपरमेय संख्या। यानी कहने का मतलब है कि आप रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई प्लस या माइनस इरेशनल नंबर के साथ करते हैं तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक। सेम थिंग इसमें भी है आपकी कि अगर हम परमेय संख्या में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, या आगे पीछे भी हो सकता है, परमेय आ जाए पहले, परमेय पीछे आ जाए। अपरमेय संख्या से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगी हमें, अपरमेय संख्या। क्या मिलेगी बच्चों, अपरमेय संख्या मिलेगी। जैसे देखिए 5 आपकी परमेय संख्या है और √3 आपकी अपरमेय संख्या। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। इसी प्रकार अगर 5 आपकी परमेय संख्या है और डिवाइड कर रहे हैं किससे, √3 से, क्या लगेंगे हम इसको, 5/√3, तो ये भी क्या देगी हमें, अपरमेय संख्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज का, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, यानी हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए टोटली लैंग्वेज में इसकी हिंदी में लिखूंगा, बाकी के सब मतलब बताता रहूंगा। तो देखिए करते किस तरीके से, जैसे कि हमने √5 को लिया था, हमने पहले क्या किया था, P और Q हमने कंपोजिट नंबर माने थे, फिर हम उनको कॉमन फैक्टर को काट देते थे, फिर उसके बाद में क्या आता था, A/B। तो हम जो स्टार्टिंग करते हैं A/B से स्टार्टिंग करते हैं, और A/B क्या होते हैं हमारे, को प्राइम्स यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस क्वेश्चंस की जो स्टार्टिंग करते हैं हम इसी तरीके से करते हैं जैसे अभी आपको बता रहे हैं। सभी क्वेश्चंस की स्टार्टिंग भी आपको उसी तरीके से करनी जैसे अभी बताई जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, तो कैसे करेंगे, माना √5 एक परमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परमेय संख्या है। यानी क्या, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, √5 आपकी परमेय संख्या है, तो ये किसके बराबर होगी, √5 = A/B, इसी के बराबर होगी, वेयर B ≠ 0। और क्या लिखेंगे हम, A व B सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम्स, क्या है, को प्राइम्स। अब क्या करेंगे बच्चों, √5 B = A², अब करेंगे हम दोनों ओर का स्क्वायर, यानी वर्ग करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों। तो वर्ग करेंगे तो 5B² = A², ठीक है। अब हम क्या देखेंगे यहां से कि B² = A²/5, ये तो मिलेगा हमें। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो A² 5 को विभाजित 5 A² को विभाजित करता है, ठीक, यानी यहां लिखेंगे 5 A² को विभाजित करता है, ठीक, विभाजित करता है। तो 5 A को भी विभाजित करेगा,
बताया था कि जैसे पी आपका ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पी आपका 5 को भी तो डिवाइड करेगा, क्योंकि वो उसके कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर में आ रहा होगा इसलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको अभी थ्योरम बताई थी उसमें, तो इसका मतलब ये हुआ अतः 5 ए का गुणनखंड, यानी 5 जो है ए के कहीं ना कहीं गुणनखंड में आएगा। ठीक है, तो 5 जो है आपका ए के कहीं ना कहीं गुणनखंड में आएगा। तो फिर अब इसके बाद में क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं हम कि जब हमारा 5 जो है ए को डिवाइड करेगा तो कोई नंबर देगा वो हमें, यानी एक में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर देगा कि नहीं देगा, वो हमें नंबर दे दिया उसने। ए बराबर क्या हो गया 5c। ए में हमने 5 से डिवाइड किया तो कोई ना कोई नंबर तो देगा, वो नंबर हमने मान लिया 5, वो सॉरी c। तो ए इक्वल टू क्या है 5c, ए इक्वल टू 5c है। अब स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या है बच्चों 25c स्क्वायर। अब ये जो आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू है समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे भी हम ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 में रख दिए बच्चों, तो ये क्या आएगा आपका, यहां देखिए ये आएगा आपका, देखिए 25c स्क्वायर हम क्या रखेंगे यहाँ पर, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 25c स्क्वायर। 5 से ये कितनी टाइम्स कट गया 5 टाइम्स, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 5c स्क्वायर। c स्क्वायर बराबर कितना आएगा b स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है, b स्क्वायर अपॉन 5। अब क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, हम लिखेंगे 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5b को भी तो विभाजित करेगा, अभी जो थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग 5b को भी विभाजित करेगा, 5b को भी विभाजित करेगा, अतः 5b के b का गुणनखंड है। भाई जब वो 5b को डिवाइड करेगा तो 5 उसके फैक्टर में आएगा कि नहीं आएगा, तभी तो डिवाइड कर रहा होगा, 5b के फैक्टर में आना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्या हुआ बच्चों कि अभी हमने a और b को, ये वाली a और ये वाली b को सहभाज्य माना था, यानी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमें क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया कि 5a को भी डिवाइड कर रहा है 5b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a और b का एक कॉमन फैक्टर मिल गया हमें, क्या मिल गया, वो भी 5, क्या मिल गया 5 मिल गया क्या नहीं मिल गया। जबकि a और b सह अभाज्य संख्या है, परंतु हमें यहाँ a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त
हुआ है। भाई ए और बी आपके को प्राइम्स हैं, लेकिन हमें तो यहाँ ए और बी का एक कॉमन फैक्टर मिल गया कि नहीं मिल गया। अब कॉमन फैक्टर मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई कि हम √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यानी हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। और वो भी कैसे, एक विरोधाभास प्राप्त, अतः यहाँ भी लिख सकते हैं हम, अतः हमें यहाँ एक विरोधाभास विरोधाभास का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अतः हमें यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हुआ है। भाई हमें एक विरोधाभास प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। भाई विरोधाभास का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन। कैसे प्राप्त हुआ, ए और बी हमारी को प्राइम्स है और हम यहाँ दिखा रहे हैं कि ये तो भाई को प्राइम्स है नहीं है, ये तो आपके ओवेनिस्ट कॉमन फैक्टर दे दिया इन्होंने एक, तो ये क्या हुआ, अतः हमें यहाँ पर एक विरोधाभास प्राप्त हुआ। और ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, हमारी गलत अवधारणा के कारण। यह हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। मतलब गलत अवधारणा का मतलब होता है रॉन्ग अजम्पशन, यानी जो हमने माना था यह हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ। अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। हमारी अवधारणा क्या थी कि √5 एक परिमेय संख्या, तो ये तो अब गलत सिद्ध हो गई, यानी √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी फिर हमारी अपरिमेय संख्या ही तो होगी। भाई अतः हमारी अवधारणा क्या मानी थी हमने, √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो हमारी गलत सिद्ध हो गई। अब गलत सिद्ध हुई कि √5 परिमेय संख्या नहीं, अब परिमेय संख्या नहीं तो क्या बनेगी फिर अपरिमेय बनेगी। भाई अपरिमेय तो बची, तो क्या लिखेंगे, सिद्ध हुई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, आपका यहाँ रूट में केवल सिंगल रूट में कुछ भी आ जाए, √5, √2, √3, √7, √11, √13, इन सभी के इसी तरीके से निकालने हैं आपको। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश की तरह कराएं, हिंदी वाले हिंदी की तरह कराएं। अब जैसे और बाकी के क्वेश्चंस जो आपके 2 और 3 है वो अभी मैं करा रहा हूँ, पहले इसको नोट कीजिए। और देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, यानी आपका एक इसमें रेशनल प्लस इरेशनल, अभी बताया था कि रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू क्या होता है, इरेशनल। अब इसको प्रूव भी करते हैं, तो कैसे करेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, 3 + 2√5 इज इक्वल टू क्या लगेंगे हम, a/b, b डज नॉट इक्वल टू 0, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं
है। ठीक है बच्चों, यानी आपकी ये जो हमने अगर एक परमेय संख्या मान ली तो परमेय संख्या पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होती है, यानी ए अपॉन बी लिखेंगे हम उसको। तो बी डज इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए और बी हमारी सहअभाज्य संख्याएं हो रही हैं, यानी उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो फिर देखिए आप आगे क्या करते हैं। तो ये 3 इधर ले जाएंगे, 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3, √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3 अपॉन 1/2। अच्छा, यहां से एक चीज और समझ में आती है हमारे कि अगर हम परमेय संख्या में से परमेय संख्या को माइनस करें या प्लस करें तो हमें परमेय संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? परमेय संख्या। तो आपकी जो ब्रैकेट की वैल्यू है ये तो परमेय संख्या हो गई, और ये 1/2 भी आपकी परमेय। तो एक और चीज मिलती है हमें, क्या? परमेय संख्या इंटू परमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा? रेशनल नंबर। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? ये हमारी फिर ये क्वांटिटी क्या होगी? परमेय संख्या ही तो होगी, है भाई। ये परमेय संख्या ही तो बन जाएगी पूरी उस तरीके से। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 ए अपॉन बी माइनस 3 एक परमेय संख्या है। और अब जब ये परमेय संख्या, तो ये परमेय संख्या के बराबर ही तो परमेय संख्या ही होगी। और √5 बी परमेय संख्या होगी। √5 भी परमेय संख्या होगी भाई। जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या के बराबर परमेय संख्या होगी। परंतु अभी हमने √5 को क्या सिद्ध किया था? परमेय संख्या सिद्ध किया था। परंतु √5 परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया? यानी एक विरोधाभास, यानी एक जगह पे तो हम कह रहे हैं परमेय संख्या है लेकिन ये होती है अपरमेय। विरोधाभास है कि नहीं बातों में भाई? एक लाइन में तो हम कह दे रहे हैं, एक बात तो कह रहे हैं ये परमेय संख्या √5 और दूसरी बार कह दे रहे हैं नहीं ये अपरमेय संख्या होती है। तो विरोधाभास हुआ, तो विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो हम कहते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ हमें विरोधाभास, क्या? विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास प्राप्त हुआ। और यह विरोधाभास हमें कैसे प्राप्त हुआ? हमारे गलत अवधारणा के कारण, रॉन्ग एजम्पशन। यह विरोधाभास हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हमारी गलत अवधारणा क्या थी हमारी? 3 + 2√5 एक परमेय संख्या, ये हमने गलत मान लिया एकदम। अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। क्या हुई? गलत सिद्ध हुई। तो अब हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई क्या?
कि 3+2√5 एक परमेय संख्या है, ये तो आई गलत सिद्ध हो गई कि परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी फिर? अपरमेय संख्या। क्या होगी? अपरमेय संख्या। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः क्या लिखेंगे? 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, यहां पर आपका 3+2√5 दिया, यहां ऐसे भी आ सकता है 3+√5 ऐसे भी आ सकता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट दिया हुआ है, वो क्या लिखा है? 6+√2 ये तो लिखा हुआ है। तो ये ऐसे भी हो सकता है, तो इसको हम ऐसे मानेंगे इस तरीके से, a/b यही तो होगा। √2 = क्या होगा? a/b-6। ये हमारी आई जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करना, और इसी तरीके से होगा सेम। ठीक है, सेम इसी तरीके से होगा, डिजिट चेंज होगी, बाकी का सब आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं। बता दिया है, परमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स होते हैं। अवधारणा मतलब अजम्पशन, गलत माने रॉन्ग, सिद्ध माने प्रूव। ठीक है, और आपका विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरीके से है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, वो किस तरीके से करना है। ठीक है, वो भी सेम इसी तरीके से करना है। देखिए अभी हम उसको इसी में से कुछ मिला के करते हैं। देखिए इस तरीके से करना है, आप थोड़ा समझना उसको। देखो इसी में से हम उसको बनाएंगे। ये मिटानी पड़ेगी, ये मिटानी पड़ेगी, और ये मिटानी पड़ेगी। बाकी की सब चीजें ऐसे लिखी रहेंगी। और देखिए दिया क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये दिया है 1/√2। तो हम क्या लिखेंगे? 1/√2 एक परमेय संख्या है। तो 1/√2 आपकी किसके बराबर होगी? a/b के बराबर होगी। a/b के बराबर ही तो होगी, जहां b आपकी >= 0 होगी। अगर हम देखें तो √2 बराबर क्या होगा हमारा? √2 बराबर क्या आ जाएगा? b/a। क्या आ जाएगा? b/a। तो b/a हमारी क्या है? देखिए दोनों सहभाज्य हैं, तो b/a तो आपकी परमेय संख्या हुई, तो √2 भी हमारी परमेय संख्या होगी। परंतु √2 अभी हमने सिद्ध की थी अपरमेय संख्या होती है। हमें यह विरोधाभास प्राप्त हुआ। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ, अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। इसलिए क्या हुआ? 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया इसका। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों इसको। तो भाई ये चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए, वो भी सेम ऐसे ही करना है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड का सेकंड पार्ट क्या दिया है? 7√5। तो 7√5, तो यहां लिखेंगे हम 7√5। ठीक, अब क्या आएगा? √5 क्या आएगा हमारा? a/7b। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? √5। परंतु √5 एक अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध करेंगे। यहाँ हमारे विरोधाभास प्राप्त हुआ। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ, अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। अतः क्या? 7√5 एक अपरमेय संख्या है। जबकि अभी मैंने लिखाया भी था कि परमेय संख्या इंटू अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हुई।